हाय गाइस। तो आज हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट करना है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हम कहते हैं कि किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना। बेसिकली जब बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो हमारे पास ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं वहाँ से ग्लूकोज को बॉडी यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। तो जब ग्लाइकोजन के स्टोर्स हमारे पास डिप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पर होती है? ये प्राइमरीली तो लिवर में होती है, लेकिन किडनीज़ और इंटेस्टाइन में भी होती है। ओके। और ग्लूकोनियोजेनेसिस हम किसको कहेंगे कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। इसमें क्या कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, लैक्टेट, ग्लिसरॉल। ठीक है। और ये होती कहाँ पर है? ये साइटोप्लाज्म में होती है। कुछ स्टेप्स इसके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ स्टेप्स इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। और ये यहाँ पर यही लिखा हुआ कि फास्टिंग स्टेट में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है पहले 12 to 24 आवर्स ऑफ फास्टिंग में। उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होती है। ठीक है। अब हमने कहा कि अमाइनो एसिड से, लैक्टेट से, ग्लिसरॉल से, इन सब चीज़ों से ग्लूकोज के बनने को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह अमाइनो एसिड्स में बेसिकली हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसमें से कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स को छोड़ के, जो कि लियोसिन और लाइसिन होते हैं, इनको निकाल के बाकी के जो 18 अमाइनो एसिड्स होंगे उससे हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एलेनिन है हमारे पास अमाइनो एसिड। इसके ऊपर जब एलेनिन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम एक्ट करता है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास अल्फा ग्लूटारेट के साथ मिलकर पायरोवेट बना देता है और ग्लूटामेट बना देता है। अब पायरोवेट का आपको पता चल गया, पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्ट बनती थी। अब पायरोवेट से रिवर्स डायरेक्शन में जब रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये अमाइनो एसिड से हो गया। उसके बाद हम लैक्टेट से बना सकते हैं, जैसे कि लैक्टेट से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में पायरोवेट बनता है और उससे उस तरह फिर ग्लूकोज। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएं ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल से कैसे बनता है कि फास्टिंग स्टेट में पेनक्रियाटिक अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं, आप सबको पता है। फैट स्टेट में हमारे पास इंसुलिन सिक्रेट होता है और फास्टिंग स्टेट में ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है। और इंसुलिन की जो रिलीज़ है वो कम हो जाती है। और जब ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है, इसका बेसिकली एक्ट होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को ये एक्टिवेट करवाता है। और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है ये टैग जो कि ट्राइसाइक्लिसरॉल होते हैं, इनको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू 3 फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। अब बेसिकली यहाँ पर दो एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लिपोप्रोटीन लाइपेज और एक है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। अब लिपोप्रोटीन लाइपेज, हालांकि उसके नाम में लाइपेज आता है, लेकिन वो जो है इनकी फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन में होता है, यानी कि वो एडिपोज टिश्यू में जब फैटी एसिड स्टोर होते हैं तो वहाँ पर वो यूज़ होते हैं। लेकिन जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है ये एडिपोज टिश्यू की ब्रेक डाउन के लिए और फैट की ब्रेक डाउन के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है। अब यहाँ पर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हमारे पास बने हैं। ग्लिसरॉल क्या करेगा कि ग्लिसरॉल के ऊपर जब ग्लिसरॉल काइनेज एक्ट करेगा एटीपी की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इसके ऊपर एक्ट करेगा एंजाइम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये बना देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का कंपोनेंट था। अब वहाँ से फिर रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। और इस तरह जो फैटी एसिड्स बने हैं वो उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उनकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी। बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल-CoA बनेगा, एटीपी बनेगा। अब यहाँ पर जो एसिटाइल-CoA बनता है ना, वो एक किस्म का हमारे पास, इसको आगे हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो उसमें जो है ना, एक स्टेप में एक एंजाइम यूज़ होता है, उसके लिए ये एसिटाइल-CoA जो है उसको रेगुलेट करता है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करवाता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाता है। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि सोर्सेस जैसे कि ग्लिसरॉल, लैक्टेट, अमाइनो एसिड्स, इन सब से हमारे पास मैंने बता दिया आपको डिफरेंट जो रिएक्शंस होते हैं जिससे ये पायरोवेट में बनता है या एटीपी डीएचएपी में कन्वर्ट होता है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि किन सोर्सेज से हमारे पास ये पायरोवेट में या डीएचएपी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद जो है कौन कौन से रिएक्शंस होंगे हमारे पास ग्लूकोज बनाने के लिए। तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का बेसिकली आइडिया है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते थे, ग्लूकोज से पायरोवेट कितने तकरीबन 10 स्टेप्स बनते हैं शायद, तो उन्हीं को रिवर्स करेंगे हम। अब हमने ग्लूकोज से पायरोवेट नहीं, पायरोवेट से ग्लूकोज बनाने, तो हम रिवर्सली मूव करेंगे। ठीक है। अब पहला इसमें जो है ना,
हमारे पास आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस जब हमने पढ़ा था तो उसमें 3 ऐसे स्टेप्स थे जो कि इरिवर्सिबल थे। जो रिवर्सिबल स्टेप्स थे वो तो वैसे ही होंगे, वही इंजाइम एक्ट करेगा, वही कोएंजाइम्स होंगे और उसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर जाएगा। लेकिन जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स थे उसमें हमने देखना है कि किस तरह हमने रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये है पायरोवेट है। पायरोवेट जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म में बना था। जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी साइटोप्लाज्म में तो वहाँ पे हमारे पास पायरोवेट बन गया था। अब पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगा और इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पर पायरोवेट से आगे जो है वो नहीं बना, एसिटाइल कोई नहीं बना, वहाँ से आगे क्रेब्स साइकिल में मूव नहीं किया रिएक्शन। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट किया और पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, बायोटिन और CO2। इसमें ये CO2 सोर्स होगा क्योंकि यहाँ पे हम पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। तो पायरोवेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा इन दी क्रेब्स साइकिल और इसमें एंजाइम हमारे पास एक्ट करेगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट किया और ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया से निकलेगा मैलेट शटल के थ्रू साइटोसोल में आएगा। साइटोसोल में अब दोबारा ये मैलेट से मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि मैलेट शटल की सूरत में ये हमारे पास बाहर आया ऑक्सैलो एसीटेट, ये डायरेक्टली नहीं आ सकता था माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर। अब ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास आ गया साइटोसोल में। अब इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट किया जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए स्पेसिफिक है। एक तो हमने देख लिया पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम नया जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में हुआ है, जो इससे पहले हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ नहीं हुआ था। इसके अलावा एक और एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज, यहाँ पर उसकी एब्रिविएशन लिखी हुई है पेप्सिके, ठीक है। वो GTP इसके ऊपर एक्ट करेगा और GTP यूज़ होगा और पेप्सिके की मौजूदगी में ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। अब यहाँ से आपको पता है कि ये स्टेप था कि जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते थे फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होता था, लेकिन ये इरिवर्सिबल स्टेप था, पायरोवेट से डायरेक्टली PEP में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर 2 एंजाइम्स हमने यूज़ किए और हमने पायरोवेट को PEP में कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे PEP से आगे सारे रिवर्सिबल स्टेप्स हैं तो वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। DHAP डाईहाइड्रोक्सीएसिनोन फॉस्फेट तक चला गया, फिर उसके बाद एल्डोलिज एक्ट किया, उसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में मूव कर गया, ठीक है। अब वहाँ एक चीज़ हमने और पढ़ी थी यहाँ पर कि जो हमने ये ग्लिसरोल से हमने बनाया था DHAP, तो यहीं पर हम देखें कि ग्लिसरोल से जब DHAP में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से आगे वही रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, वही स्टेप्स होंगे। अब यहाँ पर हमने एक स्टेप देख लिया, एक स्टेप देखा जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए स्पेसिफिक है और इसमें हमने 2 नए एंजाइम्स हमने पढ़े हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के। बाकी वही स्टेप्स हैं, वही एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़े हैं। अब फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट तक हम आ गए रिवर्स डायरेक्शन में चलते चलते। अब यहाँ पर हमने दूसरा स्टेप जो कि स्पेसिफिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, इसमें क्या होगा कि फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एंजाइम जो कन्वर्ट होना है इसने, तो ये जो है ये एक था इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर वो सेम एंजाइम नहीं यूज़ होगा जो हम PFK1 यूज़ करते हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस में। अब यहाँ पर एक नया एंजाइम है जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेटेज, ठीक है। ये इसके ऊपर एक्ट किया और इसने कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये जो फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेटेज एंजाइम है ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी है और टाइटली कंट्रोल करता है ये यानी कि मेन रेगुलेटरी एंजाइम है फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। इस एंजाइम को ATP भी स्टिमुलेट करता है, ग्लूकागॉन भी स्टिमुलेट करता है, जबकि इंसुलिन इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे और आखिरी स्टेप पर आ जाते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए स्पेसिफिक है। उसमें हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से अब रिवर्स डायरेक्शन में आइसोमरेज एंजाइम एक्ट किया, वैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन था ये रिवर्सिबल रिएक्शन था।
इसमें हेक्सोकाइनेज तो ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम है उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। वो इस पर एक्ट करेगा तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो है ये साइटोसोल में नहीं होगा, ये होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक लेकर जाएंगे ताकि वहाँ पर जो एंजाइम है ये वाला, ये इसके ऊपर एक्ट करे और ग्लूकोज बन सके हमारे पास। तो इसके लिए एक और एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है इस सबस्ट्रेट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ताकि ये ग्लूकोज बन सके। यहाँ पर हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड हो गई है। थैंक यू सो मच।